नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने राष्ट्रीय आय की जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसका अगला भाग लेकर के आए हैं। पिछले जो हमने वीडियोस बनाए हैं, वीडियोस आपको भेजे हैं, उसमें आपने देखा होगा कि हमने राष्ट्रीय आय की ऑलमोस्ट 8 अवधारणाओं को हमने कंप्लीट कर लिया, अच्छे से समझा, जिसमें हम सकल बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद है, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यही साधन लागत पर बाजार सकल घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। 4+4 दोनों आधार हैं हमारे पास, बाजार कीमत और साधन लागत। 8 अवधारणाओं का हमने अध्ययन अब तक कर लिया है। अब इनके जो राष्ट्रीय आय है इसकी गणना से पूर्व हम 4 अवधारणाएं और बच जाती हैं जो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो भी अपना एक अहम रोल अदा करती हैं, उनको हम आज इस वीडियो में कर लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो वीडियो हमारा रहेगा उसमें हम इसकी जो आकलन करने की विधियां हैं उन विधियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज का लेक्चर। आपके जो नए आयाम हैं राष्ट्रीय आय के, उनके साथ हमारा टॉपिक वही है जो पुराना चलता रहा है, राष्ट्रीय आय। लंबा टॉपिक है, लगभग 4 से 5 वीडियो इस पर आ चुके हैं आपके सामने। अभी तो इसमें 2-3-4 वीडियो और बन जाएंगे। तो अच्छा, टॉपिक भी अच्छा है, लंबा भी है, बस आप देखते रहिएगा। पिछले वीडियोज अगर आपने देखे तो आपको समझ में आ रहे होंगे, और नहीं आ रहे हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, मैं आपकी जो डाउट्स हैं उनको सभी को क्लियर करूंगा। तो विद्यार्थियों, आज हम शुरू करते हैं। अगला जो हमारे पास में आ जाता है, हमने 8 अवधारणाएं कर ली थी। 8 के बाद 9th जो अवधारणा आती है वो हमारे पास में आती है निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय। निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय। दूसरी जो नेक्स्ट अवधारणा हमारे पास में 10वीं अवधारणा बच जाती है वो हमारे पास बचेगी निजी आय। इसके बाद जो एक और अवधारणा है वो आ जाएगी व्यक्तिक आय। और अगली जो अवधारणा है, लास्ट अवधारणा 12वीं, वो आ जाएगी हमारे पास में वैयक्तिक प्रयोज्य आय। कोशिश करेंगे आज वाले वीडियो में इन सभी को कंप्लीट करने की। फिर भी अगर कोई छोटा मोटा टॉपिक रह जाता है तो उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। शुरुआत करते हैं निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय। विद्यार्थियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुख्य रूप से 2 क्षेत्र होते हैं। एक होता है निजी क्षेत्र, एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र में कौन कौन शामिल होते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र में कौन कौन शामिल होते हैं, सेकंड होता है सार्वजनिक क्षेत्र। अब हम यहां पर निजी क्षेत्र की ही बात क्यों कर रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि हमें निजी आय याद करनी है, राष्ट्रीय आय के बारे में हम पढ़ चुके हैं, फिर हमें व्यक्तिक आय देखनी है, व्यक्तिक प्रयोज्य आय देखनी है। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय क्या होगी, तभी हम निजी आय की गणना कर पाएंगे। उसके अलावा हमें निजी क्षेत्र के बारे में भी जानना होगा और सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में भी जानना होगा। तो निजी क्षेत्र जो होता है इसमें जो मुख्य रूप से संगठित और असंगठित, जो संगठित एंड असंगठित क्षेत्र के ऐसे सभी उद्यम आते हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है, तो उन सभी को हम निजी क्षेत्र कहते हैं। आज वर्तमान परिस्थिति को हम देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में निजीकरण का अहम रोल आता जा रहा है। तो सभी जो संगठित और असंगठित क्षेत्र हैं उन सभी को निजी व्यक्तियों के हाथों में सौंपा जा रहा है। ठीक है, तो वही निजी क्षेत्र है। हम निजी क्षेत्र की बात कर रहे हैं और उसके बाद उसको क्या आय प्राप्त हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र जो होता है इसमें क्या होता है, जो सरकार के जितने भी उपक्रम हैं, सरकार के प्रशासनिक विभाग हैं, सरकार के विभागीय उद्यम हैं, वो सभी इसमें सार्वजनिक क्षेत्र में आ जाते हैं। हमें सार्वजनिक क्षेत्र की चर्चा नहीं करनी है, हमें निजी क्षेत्र की भी चर्चा नहीं करनी, लेकिन निजी क्षेत्र को जो आय प्राप्त हो रही है उसकी चर्चा हमें जरूर करनी है। तो क्या होता है, निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय क्या होगी, इसके लिए हम देखते हैं कि जो हमारे पास में कुल सकल घरेलू उत्पाद है,
सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें से अगर हम सार्वजनिक क्षेत्र के आय को घटा दें, सार्वजनिक क्षेत्र की बचतों को घटा दें, तो हमारे पास में क्या बचेगा? मात्र निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय। क्योंकि हम जानते हैं राष्ट्रीय आय जो हम सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं, या शुद्ध घरेलू उत्पाद जो है हमारा शुद्ध घरेलू उत्पाद है, वो है पूरे राष्ट्र का। निजी क्षेत्र को हमें ज्ञात करना है, तो हमारे सामने निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दो हैं, तो एक तो हमारे पास में सीधा सीधा ऑप्शन ही आता है कि सार्वजनिक क्षेत्र को जो भी आय प्राप्त हो रही है, सार्वजनिक क्षेत्र की अर्जित आय को आप क्या कर दीजिए? घटा दीजिए, अर्जित आय। या फिर आप इसकी जगह ये कह सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र मत कहिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बजाय आप कह दीजिए सरकार की विभागीय उद्यम, जो सरकार के विभागीय उद्यमों की बचत, इसको घटा दीजिए। और जो इनको उद्यम वृत्ति से प्राप्त आ रही आय हो रही है, विभागीय उद्यमों की उद्यम वृत्ति से जो हमने सरकार के उपक्रम लगे हुए हैं उनसे प्राप्त आय है, उद्यमी से प्राप्त आय, इसको क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। तो उससे क्या होगा? आपकी क्या मिल जाएगी? निजी आय। आपको निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय, निजी क्षेत्र को ये जो अपना है शुद्ध घरेलू क्षेत्र से शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय प्राप्त हो जाती है। तो देखिए, निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा शुद्ध घरेलू उत्पाद है उसमें से हम घटा देंगे सार्वजनिक क्षेत्र की जितनी भी अर्जित आय है, चाहे उसमें फिर सरकार के विभागीय उद्यमों की बचतें हो, चाहे सरकार को उद्यम वृत्ति से प्राप्त होने वाली आय हो, इस सभी को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। हमारे पास में आ जाएगा निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय। सिंपल सा टर्म है। इसके बाद जो अगली हमारी अवधारणा जाती है वो आ जाती है निजी आय। निजी आय क्या होगी विद्यार्थियों? निजी आय के लिए अब हमें ये ज्ञात करना जरूरी था, निजी आय के लिए हमने ज्ञात कर लिया है। तो निजी आय ज्ञात करने के बाद में जो निजी क्षेत्र के उद्यम हैं, जितने भी संगठित क्षेत्र के, असंगठित क्षेत्र के, उन सभी से जो आय अर्जित हो रही है और कुछ सरकार से जो हमें ट्रांसफर पेमेंट्स मिल रहे हैं, विदेशों से हमें कुछ ट्रांसफर पेमेंट्स मिल रहे हैं, उन सभी को आप जोड़ दीजिए, वो आपकी क्या बन जाएगी? निजी आय बन जाएगी। तो इसके लिए हम करेंगे कि जो अपने पास में निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय, इसमें आप जोड़ दीजिए NFIA। मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया है क्या होता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, इसको आप जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए इसमें आप सरकार से प्राप्त हस्तांतरण, जो सरकार से आपको हस्तांतरण प्राप्त हो रहे हैं, हस्तांतरण, इसको आप प्लस कर दीजिए। प्लस कर दीजिए आप विदेशों से प्राप्त हस्तांतरण, विदेशों से जो प्राप्त होते हैं हस्तांतरण भुगतान, ट्रांसफर पेमेंट्स भुगतान, ये भी भुगतान ही है, इनको प्लस कर दीजिए। और साथ में जो हमारा राष्ट्रीय स्तर पर ऋण चल रहा है उस पर जो हमें ब्याज प्राप्त होगा उसको भी हम किस में शामिल करते हैं? निजी आय में शामिल करते हैं। तो इसमें प्लस कर दीजिए आप राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, इन सभी को आप शामिल कर दीजिए, आपकी बन जाएगी निजी आय। ध्यान से देखिएगा जिस प्रकार से हमें जीडीपी ज्ञात करने के बाद सारी अवधारणाएं एक साथ सॉल्व हो गई थी, उसी प्रकार से हमें यहां पर सॉल्व करना है कि निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय क्या होगी? सार्वजनिक क्षेत्र की अर्जित आय को घटा दीजिए, जिसमें चाहे विभागीय उद्यमों की बचत हो, चाहे उद्यम वृत्ति से प्राप्त आय हो, इसमें इसको भी कर दीजिए, माइनस होना है सारा, तो ये हो जाएगा। उसके बाद में जब हमें निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय प्राप्त हो गई है, उसमें आप जोड़ दीजिए विदेशों से शुद्ध साधन आय, जोड़ दीजिए उसमें सरकार से प्राप्त हस्तांतरण भुगतान, उसी में आप जोड़ दीजिए विदेशों से प्राप्त हस्तांतरण, और इसी में आप जोड़ दीजिए राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, तो आपको प्राप्त हो जाएगी आपकी निजी आय। इसके कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स में मैं सॉल्व कराऊंगा, वो अगले वीडियो में अपन देखेंगे। तो इस प्रकार से निजी क्षेत्र को शुद्ध घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय और निजी आय, हमारे पास में दो कंसेप्ट ये क्लियर हो जाते हैं। अगला जो हमारा आता है व्यक्तिक आय। व्यक्तिक आय क्या होगी? अब इसमें देखिएगा, निजी आय हमारे पास में ज्ञात होने के बाद एक छोटा सा व्यक्तिक आय करने से पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा कंसेप्ट और लाता हूं कि निजी आय, एक हमने पढ़ी निजी आय और राष्ट्रीय आय।
इन दोनों में क्या अंतर है? कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ भी है और आ भी जाता है कि निजी आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है दोनों में। इसमें मुख्य अंतर जो आपको मिलेगा विद्यार्थियों, वो मिलेगा, सबसे पहला अंतर है कि जो निजी आय है इसमें केवल निजी क्षेत्र के उद्यमों और उपक्रमों, जो निजी क्षेत्र के उपक्रम हैं, उपक्रम शामिल होते हैं किसमें? इसमें। जबकि इसमें शामिल सभी होते हैं, निजी क्षेत्र के भी होते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के भी होते हैं। दूसरा जो हमारा मुख्य अंतर है, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज है जो इसमें शामिल होता है, इसमें भी शामिल होता है, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज दोनों में शामिल होता है। तीसरी जो मेन इंपॉर्टेंट वो है कि जो हमारे पास में निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र की निजी आय जो है वो एक संकुचित धारणा है बजाय राष्ट्रीय आय के। राष्ट्रीय आय हमें सार्वजनिक और राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों पर जो निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की आय को शामिल करके बनती है राष्ट्रीय आय, जबकि निजी आय जो निजी क्षेत्र के उपक्रम को शामिल करने से ही बनती है। तो इन दोनों में अंतर कई बार पूछ लिया जाता है कि निजी आय और राष्ट्रीय आय में से संकुचित धारणा कौन सी है और विस्तृत धारणा कौन सी है। तो ये आपको ध्यान रखने की चीज है। अब देखिएगा अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो आ जाता है वैयक्तिक आय। वैयक्तिक आय क्या होती है? वैयक्तिक आय होती है जो हमारी निजी आय है। निजी आय हमने क्या कर ली? निजी आय में से आप क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए अवितरित लाभ। अवितरित लाभ को माइनस करने के बाद में जो बचेगा, अवितरित लाभ कौन से हो गए? लाभांश, निगम कर, निगमों की बचतें अवितरित लाभ में शामिल हो जाता है। निगम कर है, निगम कर और माइनस निगमों की बचतें, ये दोनों क्या आते हैं अवितरित लाभ में? निगमों की बचतें, ये दोनों होते हैं शामिल किसमें? अवितरित लाभ में। तो कई बार हमारे पास में ये भी आ जाता है कि वैयक्तिक आय बराबर निजी आय माइनस निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स, माइनस निगमों की बचतें, ये क्या होता है? अवितरित लाभ होता है। तो इनको करने के बाद में हमारे पास में प्राप्त हो जाती है वैयक्तिक आय। और फिर अगला लास्ट हमारे पास में रह जाता है वैयक्तिक प्रयोज्य आय। क्या होती है? वैयक्तिक प्रयोज्य आय। प्रयोज्य आय का मतलब होता है कंज्यूमेबल इनकम। क्या है? हमारे पास में उपभोग करने के लिए, मतलब हमारे काम में लेने के लिए आय कौन सी बची? एक तो वैयक्तिक आय होगी। तो हम क्या करेंगे? वैयक्तिक आय, प्रयोज्य आय का मतलब हो गया प्रयोज्य, जिसको हम क्या कर सकते हैं? उपभोग की भी कर सकते हैं और प्लस क्या कर सकते हैं? बचत भी कर सकते हैं। तो उपभोग और बचत दोनों को मिलाकर के हमारे पास में प्रयोज्य आय हो जाती है। तो वैयक्तिक प्रयोज्य आय के लिए हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे जो हमारी बचतें हैं और हमारे कर हैं उनको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में बचेगी वैयक्तिक प्रयोज्य आय। तो जो भी कुल इनकम हमें प्राप्त होती है उसमें से हम उपभोग और बचत करने के बाद में जो टैक्स लगता है, फीस लगती है, जुर्माना लगता है, उन सभी को आप घटा दीजिए। किसमें से? वैयक्तिक आय में से आपको मिल जाएगी आपकी वैयक्तिक प्रयोज्य आय। तो हम ये लिख सकते हैं वैयक्तिक प्रयोज्य आय बराबर वैयक्तिक आय माइनस प्रत्यक्ष कर। जो प्रत्यक्ष कर लगते हैं डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, मैंने अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों के बारे में विस्तार से बता रखा है। माइनस आप कर दीजिए फीस, जुर्माना इत्यादि जो भी हैं उन सभी को घटा दीजिए और इसके बाद में जो बचेगा वो बच जाएगा हमारे पास में वैयक्तिक प्रयोज्य आय। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वैयक्तिक प्रयोज्य आय वह आय है जिसे हम अपनी इच्छानुसार खर्च कर सकते हैं, इच्छानुसार प्रयोग में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो राष्ट्रीय आय की कुल अवधारणाएं थी 12 अवधारणाएं, जिनमें 4 मुख्य अवधारणा, 8 मुख्य अवधारणाएं हैं और 4 निजी आय से संबंधित अवधारणाएं थी, वो सारी पूर्ण हो चुकी हैं। अगर आपको इसमें
किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे ज़रूर शेयर करें, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। और अगला वीडियो जो हमारा आएगा, अगले लेक्चर में हम आपको इसकी विधियों के बारे में बताएंगे कि इसके माप की विधियाँ कौन कौन सी हैं। आज के वीडियो में हम इतना ही चर्चा करेंगे। अगला वीडियो जानने के लिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो पिछले वीडियोज़ को आप जरूर जा करके देखें ताकि आपको हर चीज़ के डाउट क्लियर हो जाएं। नमस्कार।